चलो भाई, तो कल हमने इकोलॉजिकल ऑर्डर को डिस्कस किया था। बस अब बेटा बात और चीत बिल्कुल बंद, बिल्कुल चुप और छाप। चलो, तो ध्यान देंगे बोर्ड पर। इकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा हमने, कम्युनिटी की बात करी हमने, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर की बात की थी। फिर मैंने आपसे कहा कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में ऑर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी है। ऑर्टिकोलॉजी जहां आप एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन अगर देखते हैं तो उसको हम ऑर्टिकोलॉजी। बेटा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट तो सब पे पड़ता है, फिर ऑर्टिकोलॉजी कैसे आता है? अगर आपकी स्टडी एक स्पीसीज पे होती है तो फिर सिंगल पे आएगा, यहाँ उसे ऑर्टिकोलॉजी कहेंगे। फिर अगर ग्रुप ऑफ स्पीसीज है तो क्या होगा? सिनिकोलॉजी। चलिए, फिर हमने ऑर्गेनिज्म को एक एक करके कहा कि इकोलॉजिकल ऑर्डर को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की चर्चा हुई। और ऑर्गेनिज्म में हमने ये कह दिया था कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, स्मॉल, लार्ज और यूनिमल्टी सेलुलर। बात हो चुकी है। साथ में एक लाइन और हमने कहा कि एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल। क्यों? बात समझ में आ गई थी सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं आज पॉपुलेशन की तरफ। और पॉपुलेशन में बेटा यहाँ पर इसकी डिटेल वैसे तो अलग से मैं आपको आगे चलकर डेमोग्राफी अलग से पढ़ाऊंगा, वहां पर आएगा। लेकिन आज बेटा सिंपल सिंपल तीन टर्म जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। हो जाए? चलिए, तो हमारे पास दो एरिया यहां पर है। ये रहा एरिया वन, ये रहा यहां पर एरिया। मैं ही बोलूंगा जब तक आपसे ना कहा जाए। बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि एरिया वन मान लीजिए प्लेन्स वाला एरिया है, और एरिया टू हिल्स वाला एरिया है। सही है? यहाँ एरिया वन के इंडिविजुअल आप देख सकते हैं कि ये रहे यहाँ पर ए, मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। एरिया टू के इंडिविजुअल ये रहे यहाँ पर ए, इनको भी मैंने ए से ही रिप्रेजेंट किया। क्या आप कुछ समझे? स्पीसीज सेम है। अगर दोनों तरफ हमने ए ही लिखा, इसका मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर दो अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पर एरिया वन के वो इंडिविजुअल जो लॉन्ग टाइम से इस एरिया में रहते हैं, वो यहाँ की कौन सी पॉपुलेशन है? आप कहेंगे सर लॉन्ग टाइम का क्या मतलब है? 10 साल, 20 साल, 50 साल? अरे 10, 20, 50 साल नहीं, जनरेशन वाइज देखो। जो यहाँ पर जनरेशन वाइज रह रहा है वो यहाँ का लोकल होगा। इसी तरह से यहाँ भी जो लॉन्ग टाइम से रह रहा है उसे आप यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। कौन सी पॉपुलेशन? बहुत बढ़िया। अब आप देख पाएंगे कि ये यहाँ के लोकल, ये यहाँ के लोकल, लेकिन स्पीसीज सेम है, एरिया अलग, स्पीसीज सेम। अगर ऐसा है तो इनको आप यहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन कहेंगे? अच्छा, सिस्टर पॉपुलेशन। यहाँ पर एक बात सब बच्चे ध्यान रखें, कुछ बच्चों के मन में चलता रहता है कि दोनों में से सिस्टर कौन सी है। यहाँ पर ये बात सब बच्चे क्लियर कर लें, दोनों आपस में सिस्टर हैं। और सिस्टर कब बनती है? जब एरिया अलग अलग और स्पीसीज सेम होती है तब सिस्टर बनती है। समझ पा रहे हैं बेटा आप? एरिया और स्पीसीज सेम तब सिस्टर। ऐसा मत कहना कि दोनों में से सिस्टर कौन है, बेटा दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आप तो जानते हैं ना कि समर टाइम में यहाँ प्लेन्स वाले हिल्स पे चले जाते हैं, और हिल्स वाले भी किसी न किसी काम से आ ही जाते हैं। इसका मतलब क्या ये दोनों पॉपुलेशन कुछ डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड है? जब दो सिस्टर पॉपुलेशन डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड हो जाए तो उसे कौन सी पॉपुलेशन? तो उसे मेटा पॉपुलेशन के नाम से आप यहां पर पुकारेंगे।
मेटा पॉपुलेशन कहेंगे। फिर वही कहूंगा, कोई बालक या बालिका मेरे से ना कहे कि दोनों में से मेटा कौन है। बेटा दोनों आपस में मेटा। अरे मेटा कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। ये बात कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बार आपके मन में सिर्फ ह्यूमन ही हो जरूरी नहीं, पॉपुलेशन कोई और भी तो हो सकती है। हर पॉपुलेशन क्या ह्यूमन ही बनाएगा क्या? तो याद रखो, यहां पर आप ये समझ जाओ कि दोनों के बीच कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, तब जाके ये मेटा पॉपुलेशन यहां पर बनेंगे। तो दोनों आपस में मेटा पॉपुलेशन है। तुरंत तुरंत आंसर कर दो। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग टाइम तक रहने वाले इंडिविजुअल, एरिया अलग अलग स्पीसीज से, और डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल्स इंटरकनेक्टेड, मेटा पॉपुलेशन। इसी तरह से यहाँ पर हमें ये कहना है। चलिए जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, तुरंत मुझे बता देना बेटा। हमारे पास 3 एरिया यहाँ पर है। एरिया 1, एरिया एरिया लेकिन हमने यहाँ पर देखा बेटा कि एक बड़ा सा ओशियन इनके बीच में यहाँ पर है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पानी ही पानी है इस तरफ, यहाँ से कोई नहीं आ जा सकता। यहाँ पर भी ये रहे ए, ये रहे, ये रहे, ये रहे। बहुत बढ़िया, सीख रहे हो बेटा। यहाँ ये सब के सब आप देख पा रहे हैं। जल्दी बताओ, जो यहाँ पर लॉन्ग टाइम से रह रहा है वो यहाँ का, जो लॉन्ग टाइम से यहाँ, जो लॉन्ग टाइम से यहाँ, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा ओशन है। क्या ये आपस में सिस्टर होंगे? अरे क्यों नहीं होंगे? ये नहीं चलेगा बेटा यार, थोड़ा समझदारी रखो, बहना नहीं है इधर उधर। यहाँ पर सिस्टर तो तब कहते हैं जब एरिया अलग अलग हो और स्पीसीज सेम। तो ये दोनों के आपस में सिस्टर हैं, सिस्टर लिख दो। यहाँ पर बेटा क्या ये दोनों आपस में सिस्टर हैं? गजब। क्या ये दोनों आपस में सिस्टर हैं? है ही सही। लेकिन जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या ये दोनों आपस में मेटा है? ओहो, कुछ कर गुजरोगे बेटा। तो यहाँ पर ये, यहाँ मेटा पॉपुलेशन है। और ये दोनों क्या आपस में मेटा? हाँ, ये दोनों आपस में मेटा, ये दोनों आपस में मेटा। अब तो बात समझ में आ गई आपको। जब कोई बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है तो उस केस में वहां पर फिर उनका इंटरकनेक्शन नहीं बन पाता, वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाते। तो फिर मेटा पॉपुलेशन, हर सिस्टर मेटा हो जरूरी, लेकिन हर, ये जरूरी है। तो यहाँ पर बेटा समझ जाना है कि हर सिस्टर पॉपुलेशन आपस में मेटा बन जाए ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है बीच में कोई बड़ा बैरियर आ रहा हो, बीच में कोई बड़ा पहाड़, कोई बड़ा समंदर आ रहा हो, उसकी वजह से वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते। तो हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक बात? किसकी तरह मतलब कैसे? हम पहले अच्छा सोचते हैं बेटा। अगर आपको किसी तरह पहुंचाना है तो लिख के दो। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अगर आपको किसी तरह से पहुंचाना है कि नहीं हम तो प्लेन में बिठा के ले जाएंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी है वो आप हमें लिख के दीजिए, फिर हम बेटा कहने लग जाएंगे। लेकिन जब तक आपने लिख के नहीं दिया, हम तो पहले, हमारे लिए तो बीच में पानी ही पानी है, जाएंगे तो डूब जाएंगे। समझ पा रहे बेटा? नहीं, तैरना आता होगा तो ऐसे कैसे मार जाएंगे हर बार ही। चलो आगे बढ़ो। हो गया यहाँ तक? पीछे वाले पत्ते पे आने की जरूरत तो नहीं है? आगे बढ़ जाओ बेटा। सब बच्चे हाँ करें तभी चलेंगे ऐसा नहीं है। आ जाओ, ये लो तुरंत। मेटा पॉपुलेशन बेटा, जब दो सिस्टर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें मेटा कहते हैं बेटा। इसका मतलब बीच में कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है जिसकी वजह से वो ना जा पाए। अगर बैरियर आ जाता तो मेटा बन ही नहीं पाते। और मेटा, ऐसा मत कहना दोनों में से कौन मेटा है, ऐसा नहीं है। मेटा कब कहते हैं, बात समझ में आ रही है?
दोनों पॉपुलेशन आपस में मेटा है, ऐसा कहना। एक टर्म और भी लिख सकते हो, बाय द वे, कहीं आपको दिख जाए, लोकल पॉपुलेशन को डीम्स भी कहते हैं। डीम्स टर्म लोकल पॉपुलेशन के लिए ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं, बस करते हैं। आगे चलते हैं और अब स्पीसीज से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हम समझ लेते हैं, जैसे एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। चलो बेटा ध्यान से, एक बात मैं सभी बच्चों को कह देता हूं, खुश होके पढ़ना है लेकिन उस खुशी में मर्यादाएं नहीं लांघनी है, ठीक है। पहली डेफिनेशन, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, उस स्पीसीज को आप एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारेंगे। सीधी बात है बेटा, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसी स्पीसीज जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, उसे आप एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और जब ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही है, तो उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, इनका नंबर कम। और जब इनका नंबर कम होगा तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा। जैसे आप सब जानते हैं कि कंगारू कहां के एंडेमिक है, कीवी, न्यूजीलैंड। अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज या फिर कोई बीमारी आती है जो कंगारू को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है और कंगारू वहां से खत्म, तो अर्थ से खत्म, क्योंकि होते ही वहां पर है। अगर ऐसा है तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा। समझ पा रहे बेटा आप? यहां अब हमारे मन में आ रहा है कि आखिर एंडेमिक स्पीसीज बनी कैसे होगी, क्या रहा होगा कि एंडेमिज्म क्रिएट हुआ, एंडेमिक स्पीसीज बनी। तो इसका सीधा आंसर है ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। इन स्पीसीज का बनना, इन स्पीसीज का फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ है। जब कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए उस टाइम पर ये स्पीसीज बनी है। कैसे, आप इधर देख सकते हैं, मान लीजिए ये रही हमारी अर्थ, यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये बड़ा ओशन ही ओशन है, इधर पानी ही पानी है। यहाँ पर ए रह रहा है, बी रह रहा है, सी रह रहा है, डी रह रहा है। लेकिन एक बार की बात है, यहाँ पर ऐसा बड़ा चेंज आया कि यहाँ से ओशन का पानी फ्लो करता हुआ इधर की तरफ आ गया। अरे ये डी इधर ही अटक गया। समझ पा रहे हैं क्या आप कुछ? ये डी इधर ही अटक गया, और अगर ऐसा हुआ तो ये डी इस एरिया का क्या बन गया, एंडेमिक बन गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रहा है। कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी के और एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, किसी एक ही एरिया में बच गए। हो सकता है कि रिमेनिंग एरिया में एक्सटिंक्ट हो गए, किसी एक ही एरिया में बच गए। लेकिन रिमेनिंग और एरिया से एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? क्योंकि वहां का क्लाइमेट बदल गया। अरे क्लाइमेट क्यों बदल गया? क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया है? जब घूम फिर के आना ही वही है, तो फिर पहली बार में ही कह दो ना, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। बात समझ पा रहे? कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का पाथ ही, टेरेस्ट्रियल पाथ ही ना रहा हो सकता है।
लेकिन टेरेस्ट्रियल पार्ट क्यों नहीं रहा? कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। कहा ना बेटा मैंने आपसे, जब फाइनली कहना ही यही है तो आपका प्रॉपर आंसर यही होना चाहिए, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। यहां पर अब आप सीधे सीधे वही एग्जांपल यहां पर दे दीजिए जो अभी अभी मैं आपसे कह रहा था। यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया के एंडेमिक है बेटा। यहां पर कीवी, कीवी फ्रूट है कि बर्ड? बर्ड। बेटा यहां पर ये कहाँ के हैं? गजब। और मेटासिकुइया, ये कौन से ग्रुप का प्लांट है? जिम्नोस्पर्म, चाइना में सिकुइया ग्रुप। तो यहाँ पर ये सब के सब एंडेमिक के एग्जाम्पल भी हो गए। इतना ही ध्यान रखना है एंडेमिक स्पीसीज में, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, जिनका नंबर कम, चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा, इनका बनना ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, बस। सेकंड, कीस्टोन स्पीसीज। पीछे दिख पा रहा है बेटा आप लोगों को? ऊपर कहाँ लिखूं बेटा? बोर्ड छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी में देख लिया करते हैं, टीवी में भी दिख जाता है। नहीं दिखता है, वहां पीछे तक अपने बैठ के देख लिया था पहले। तो यहाँ थोड़ा जोर से देखा कर बेटा। कीस्टोन स्पीसीज, अब दिख पा रहा है? अरे आराम से, आराम। जहाँ थोड़ा भावुक चल रहा है बालक यार। हाँ बस इधर, बातें नहीं। यहाँ शब्द में, टर्म में ही की आ रहा है। इसका मतलब ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वहां इसका की रोल है। मतलब कि ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वहां अपना कौन सा रोल प्ले कर रही है? मैन रोल, की रोल, मैन रोल प्ले कर रही है। मैं आपसे कहूंगा कि कीस्टोन स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है इसका भी नंबर क्या होगा? कम। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि एंडेमिक का नंबर कम होता है उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। अब मैंने कहा इनका नंबर कम है, कहां? अपने इकोसिस्टम में। बच्चों अब इकोसिस्टम वाइज बात हो रही है। हो सकता है ये स्पीसीज अर्थ पे ज्यादा हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये नंबर कम रखती है और अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा रखती है, उसे आप कीस्टोन कहेंगे। ये अर्थ पे ही कम हो ऐसा जरूरी? अपने इकोसिस्टम में कम है। तो यहां आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप इकोसिस्टम वाइज बात कर रहे हो, नंबर कम है तो इसका बायोमास भी कम होगा। बायोमास ये शब्द अभी इकोलॉजी में हमने पहली बार ही यूज किया है। बायोमास अगर सिंपल कहा जाए तो बायो का ही मास मतलब लिविंग का वजन है। यहां पर आप इसको सीधा कह दीजिए, ये यहां पर क्या है बेटा? वेट ऑफ, बिल्कुल। और इस तरह से इस वजन को, इस वेट ऑफ लिविंग को आप दो तरह से देख सकते हो। एक तो कैसा बेटा?
और एक कैसा बेटा, ड्राई वेट। दोनों तरह से इसे लिया जा सकता। ऑर्गेनिज्म जैसा है उसी हालत में उसका वजन ले लिया तो, अगर उसकी बॉडी से वाटर कंटेंट को हटा के देखा तो, क्या मैं ऐसा कह दूं कि फ्रेश वेट माइनस वाटर कर देना ही ड्राई वेट होता है? जैसे अभी मैं जैसा हूं उसी तरह से आपने मुझे वजन किया तो वो क्या आ रहा है? अगर आप मुझे सुखा के तोलें, अब आप कहेंगे कि सर सुखा के तोलें मतलब क्या है? अगर आगे अभी अभी आपको सुखा दिया तो आप हमारे बीच, और अगर इकोसिस्टम वाइज ऐसे सुखाते फिरे तो भारी नुकसान हो जाएगा। हम हमारी स्टडी के लिए इकोसिस्टम को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आखिर ड्राई वेट लेते कैसे हैं? आओ तो फिर हो ही जाए, बात कर ही लेते हैं इस बारे में। यहाँ ड्राई वेट लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बेटा, जिसका नाम बताएंगे आप मुझे? गजब। ये इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज किया जा रहा है और इसकी हेल्प से, बॉम्ब कैलरीमीटर की हेल्प से आप ड्राई वेट लेंगे। आ जाओ, एक लॉइन का ड्राई वेट लेना आज हम सीख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ये जैसा है उसी तरह से इसको वजन कीजिए, और आपने इसका वजन किया, पता लगा कि 200 किलो का लॉइन है। ये इसका फ्रेश है या ड्राई? बहुत बढ़िया, ये यहां पर इसका फ्रेश वेट आ रहा है। अब इसकी बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग कीजिए और उसका अलग से वजन किया तो पता लगा 100 ग्राम यहां पर है। अब बच्चों आपको इस टिश्यू को बॉम्ब कैलरीमीटर में रखना है, पूरे लॉइन को नहीं। यहां याद रखेंगे, बॉम्ब कैलरीमीटर का काम है वो यहां से वाटर को अलग कर देगा, हटा देगा। सब बच्चे कान खोल के सुन लेंगे, ड्राई वेट लेते हैं तो सुखाते हैं, जलाते नहीं। सुखाना और जलाना अलग अलग है। अगर आपने जला दिया तो सारा कार्बन उड़ जाएगा। आपको सिर्फ ड्राई करना है, और सुखाने के बाद जब देखा तो ये 10 ग्राम यहां पर बचा। इसका मतलब समझ जाओ 100 में से 10 कितना परसेंट? समझ पा रहे हैं क्या? अब तो कह दो रे, इसी को एज इट इज अप्लाई करके कह दो बेटा कि जो 200 किलो का लाइन घूम रहा है वो सूख के 20 किलो रह जाएगा। यही बात हुई बेटा। ये 20 किलो इसका यहां पर फ्रेश या ड्राई? पक्की बात है? अप्रोक्स है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं। अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में हड्डियां भी है। उसकी बॉडी में टिश्यू वाइज भी वाटर कंटेंट बदल सकता है। लेकिन आज तो बेटा एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि जब भी मैं आपसे कभी कहूं कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट है तो ऑर्गेनिज्म मर नहीं गया, वो जिंदा है। अरे ड्राई वेट कैसे लिया है आपको बात समझ में आनी चाहिए बेटा। यहाँ ऑर्गेनिज्म जिंदा है, वो मरा नहीं है। ये अप्रोक्स आया है, और जिस दिन सच में ड्राई वेट लेंगे हिसाब हर बात का होगा। समझ रहे ना, मतलब हड्डियों का, टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट का, सबका करेंगे हिसाब। लेकिन आज तो क्योंकि हमें सिंपल एग्जांपल से समझाया गया है तो हमने कह दिया ना कि यहाँ ऑर्गेनिज्म मरा नहीं, इस तरह से ड्राई वेट लिया जा रहा है। तो फिर बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, फ्रेश और ड्राई वेट में कौन अच्छा? ड्राई। क्यों अच्छा? क्योंकि कांस्टेंट रहता है। अरे फ्रेश वेट तो बदलता रहता है। आज आप एक प्लांट को मॉर्निंग में वजन करो, आफ्टरनून में करो, इवनिंग में करो, तीनों टाइम अलग अलग होगा। क्योंकि मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन कम, आफ्टरनून में, इवनिंग में कम। अगर ऐसा है तो तीनों टाइम बदलेगा, और जो लगातार बदलता है वो अच्छा, अच्छा वो होगा जो कांस्टेंट रहता है बेटा। और यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसी को आपकी एनसीईआरटी भी मोर एक्यूरेट कहती है।
इसी को एनसीईआरटी ने मोर एक्यूरेट कहा। क्यों कहा आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। आओ एक इकोसिस्टम में चलें और वहां भी हम बायोमास लेना सीखें, और इसके लिए हम आ गए एक बड़े से ग्रासलैंड पे। ये रहा एक बड़ा सा ग्रासलैंड हमारे पास, यहां भी बायोमास लेकर हम देखते हैं। बोर्ड पे देखो बेटा, लिखना बंद करो थोड़ी देर। आज हम बायोमास को स्टडी कर रहे हैं। सबको एक बात आज ही क्लियर हो जानी चाहिए, इकोलॉजी में जब भी कोई स्टडी होगी, चाहे बायोमास, चाहे एनर्जी फ्लो, चाहे कुछ भी डिकम्पोजिशन, जो भी स्टडी हम करेंगे, अरे दो बातें असेंशियल याद रखनी है कि जब भी कोई स्टडी होगी तो आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, यूनिट एरिया। अरे आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम में होनी चाहिए, यूनिट टाइम। देखते हैं कितने बच्चे मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ पाते हैं। अगर मैं यूनिट टाइम नहीं लूंगा तो ड्राई वेट भी वेरिएबल होगा। आज एक प्लांट 10 किलो का है, एक साल बाद 20 किलो का होगा। आज 10 के हिसाब से परसेंट निकलेगी, फिर 20 के हिसाब से निकलेगी, बदल जाएगा। अगर ऐसा है तो समझ जाओ बेटा, आपको यूनिट एरिया और यूनिट टाइम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इकोसिस्टम छोटा, एक इकोसिस्टम बड़ा, दोनों में मैं कंपेयर करूंगा तो यूनिट एरिया लेके करूंगा, बराबर का एरिया लेके कंपेयर करूंगा, तभी तो कंपैरिजन ढंग से होगा। इसलिए कोई भी स्टडी आप करो, चाहे एनर्जी फ्लो, बायोमास, प्रोडक्टिविटी, व्हाटएवर, जो भी आप करो, आपको ये दो कंडीशन जरूर लेनी है, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। तो यहाँ पर आज हमने यहाँ 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया है, और इस 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक बात और कान खोल के सुन लो, यूनिट एरिया ढंग से लेना। ऐसा नहीं हो जाए कि आप 1 मीटर स्क्वायर लेके बैठ जाओ जिसमें लाइन ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। एरिया एटलीस्ट इतना लीजिए जहां एक अच्छी फूड चेन चल पा रही हो। एक अच्छी फूड चेन चलेगी तभी तो स्टडी कर पाएंगे। तो 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिसमें हमने देखा कि 200 हिरण घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए 50 भेड़िए भी हैं बेटा, और उनको खाने के लिए एक ही काफी है। तो अगर ऐसा है तो डियर वुल्फ लायन, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, किसका बायोमास सबसे ज्यादा है? डियर का। जिस बालक और बालिका ने एक डियर, एक वुल्फ, एक लायन को सोचा, वो लायन ज्यादा बताएगा, लेकिन कह दिया ना, स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं, एरिया पे है। आपको 200 डियर के कंपैरिजन में 50 वुल्फ और 50 के कंपैरिजन में 1 लाइन को देखना है। ये याद ही रखना, आगे भी काम आएगा। हमेशा स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं, आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है बेटा कि कभी भी 2-4 इंडिविजुअल को लेकर स्टडी नहीं होती। स्टडी के लिए एरिया और प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। तो यहाँ 200 के कंपैरिजन में 50 और 50 के कंपैरिजन में 1। तो बताओ बायोमास में सबसे ज्यादा कौन? उसके बाद, उसके बाद, अरे समझ रहे हो बेटा आप? इस तरह से यहाँ पर ये आपको बायोमास का सीक्वेंस मिल जाएगा। ये हमने बायोमास लेना भी सीखा, और ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज ही आपको ये समझ में आ जाए कि यूनिट एरिया और यूनिट टाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। चलिए वापस वहीं आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि कीस्टोन स्पीसीज का अपने इकोसिस्टम में नंबर, बायोमास, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा, क्योंकि ये अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है स्ट्रक्चर को। ये अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है बैलेंस को। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करके रखती है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। स्ट्रक्चर कैसे, बैलेंस कैसे मेंटेन करती है, समझाऊंगा बेटा।
लेकिन उसके पहले ये समझ में आना जरूरी है कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और बैलेंस किसको कहते हैं। क्या कल हमने कहा था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक है। ये स्पीसीज जहां रहती है अपने इकोसिस्टम की दूसरी स्पीसीज को बचा के रखती है, और जब स्पीसीज बची रहेगी तो बायोटिक बचेगा, बायोटिक कंपोनेंट बचेगा तो क्या बनी रहेगी, तो उनके बीच के फंक्शन अच्छे से होंगे तो क्या बना रहेगा। कैसे, आओ एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए तुरंत आप बच्चों को लिए चलते हैं बेटा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अच्छा, डेसिडुअस का मतलब जानते हो क्या, क्या है बेटा? अच्छा, पत्तियां झड़ा, बहुत बढ़िया। हाँ, एवरग्रीन और डेसिडुअस। क्या एवरग्रीन की लीफ गिरती नहीं है? लेकिन गिरती रहती है, आती रहती है, गिरती रहती है, आती। अरे डेसिडुअस अपने लीफ को एक पर्टिकुलर सीजन में सारी गिरा देते हैं। तो बताओ ट्रॉपिकल डेसिडुअस की पत्तियां कब गिरेगी, स्प्रिंग या ऑटम? स्प्रिंग में। हाँ? हमारे पास ये रहे यहाँ पर 4 सीजन। ये बातें छोटी छोटी लेकिन याद होनी चाहिए। ये रहा समर, ये रहा, और आ जाओ विंटर, और यहाँ ये है, और ये, समझ रहे हैं बेटा? अब अगर लीफ स्प्रिंग में फॉल डाउन होती है तो ये कौन सा फॉरेस्ट होगा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अभी कोई भी बालक बालिका ये दिमाग बिल्कुल मत लगाओ एनसीईआरटी में कहां पत्ते पलट रहे हो और इधर उधर मत जाओ बेटा। अभी जो मैं कह रहा हूं वो करते चलो। अभी इधर ध्यान दो, दिमाग मत लगाओ, अपना लगा चुके दिमाग हम। जो हम कह रहे हैं उसे फॉलो करो। जब तक आपका ब्लाइंड फेथ नहीं होगा हमारे ऊपर तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो आज क्लास में हो गया। मत दिमाग लगाओ बेटा। यहाँ पर जो कह रहे हैं उसको उसी हिसाब से याद करते चलो, क्योंकि मैं कुछ बच्चों को अभी देख रहा हूँ एनसीईआरटी में इधर उधर पलट, इधर पलट, इधर। कह दिया ना मैंने कल, एनसीईआरटी की सीक्वेंस अपनी सीक्वेंस अलग है। मैंने कल कह दिया आपसे कि जो पेज आएगा उसको मैं क्लास में बताऊंगा, आपको पढ़ना है घर पे। उस दिन आएगा जिस दिन आ जाएगा मैं अपने आप कह दूंगा, और जब कंप्लीट इकोलॉजी तो एनसीईआरटी कंप्लीट, कोई चिंता नहीं है, मस्त रहो, लेकिन जो हो रहा है उसको करो। ये ध्यान दो बेटा। यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और ऑटम में अगर लीफ गिर रही है तो टेम्परेट डेसिडुअस। क्योंकि एनसीईआरटी को रटना नहीं, समझ के पढ़ना है, उसके लिए पहले ये इंट्रोडक्शन जरूरी है, अपने आप सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी। टेम्परेट डेसिडुअस, अगर लीफ ऑटम में फॉल करती है तो टेम्परेट डेसिडुअस, और अगर स्प्रिंग में फॉल करती है तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस। बेटा आप सब जानते हैं कि लीफ गिरने से पहले कलर बदलती है। आने वाला कलर अगर येलो होता है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होगा, लेकिन अगर आने वाला कलर रेड ऑरेंज हो जाता है तो वो टेम्परेट डेसिडुअस होगा। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इस एरिया की, कि लीफ गिरने से पहले रेड ऑरेंज हो जाती है। अगर आप ऑटम सीजन में टेम्परेट डेसिडुअस के ऊपर से निकल के बाई प्लेन जा रहे हो, बाई हेलीकॉप्टर जा रहे हो, नीचे देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कि आग लगी हुई हो, क्योंकि सारी पत्तियों का कलर रेड ऑरेंज ही हो जाता है। यहाँ इसको ऑटम कलरेशन के नाम से पुकारते हैं। ऑटम कलरेशन कहते हैं बेटा इसको हम, ऑटम कलरेशन। ये स्पेशल नाम इसीलिए दिया क्योंकि एक नया कलर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो ये यहाँ पर आपको एक नया कलर दिख रहा है। एक बात मैं आपसे कहूं, ध्यान दें, समझ में आए तभी हाँ भरना। डेसिडुअस 2 है,
डेसिडुअस फॉरेस्ट अपनी लीफ गिरा रहे हैं बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए। समर आने वाला है, पत्तियां गिरा दो, ट्रांसपिरेशन कम होगा। विंटर आने वाला है, पत्तियां गिरा दो, हीट लॉस कम होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो पीक समर, पीक विंटर से बचने का तरीका है। नेक्स्ट एक और कहूंगा, स्प्रिंग में लीफ फॉल होना शुरू होता है, पत्तियां झड़ने लग जाती है। जब समर आती है तो पेड़ों पे पत्तियां नहीं रहती, पीक समर में सारे पेड़ खाली दिखते हैं। यहाँ ऑटम में पत्तियां गिरना शुरू होती है, जब पीक विंटर आता है तब पेड़ों पे पत्तियां नहीं रहती, पेड़ खाली हो जाते, फिर वापस लीफ आना शुरू होती है और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों का सीजन अलग अलग है। फिलहाल हम कौन से फॉरेस्ट में है? ट्रॉपिकल डेसिडु। मैंने आपसे कहा कि समर टाइम चल रहा है। जैसे ही मैंने कहा समर चल रहा है, सब बच्चे समझ गए कि मैक्सिमम प्लांट्स ने अपनी लीफ फॉल कर दी है, मैक्सिमम प्लांट अपनी पत्तियां गिरा चुके हैं, लीव्स फॉल डाउन हो चुकी है। और लीफ जब गिर गई, प्लांट्स पे पत्तियां नहीं है, तो हर्बियोर का खाना। ऐसे समय में उस एरिया में मिलने वाले फिग ट्री, जिन्हें आप अंजीर कहते हो, अंजीर के पेड़ ऐसे टाइम पर हरे भरे हैं, उनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिग का नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन उस टाइम पर हर्बिवोर्स को खाना दे रहा है। और जब हर्बिवोर्स उसे खाएंगे तो उनकी जान बचेगी। हर्बिवोर बचेंगे तो उनको खाने वाले कार्निवोर भी बचेंगे। हर्बिवोर बचा, कार्निवोर बचा, बायोटिक बचा, स्ट्रक्चर बची, तो क्या बना रहेगा? नंबर कम, बायोमास कम, इन्फ्लुएंस। नंबर ज्यादा होके तो कोई भी इन्फ्लुएंस छोड़ देता है, नंबर कम होके जो इन्फ्लुएंस दिखाता है वो कीस्टोन कहलाता है। कीस्टोन बनना हर स्पीसीज के बस की बात नहीं है। कीस्टोन बनने के लिए ये क्वालिटी आपको जरूर ढूंढना है बेटा, नंबर कम, बायोमास कम और इन्फ्लुएंस ज्यादा। उसे आप कीस्टोन के नाम से पुकारते हैं, कीस्टोन कहते हैं। तो फिग यहां पर कीस्टोन क्यों है, बात समझ में आ रही है? लेकिन एक क्वेश्चन आप बच्चों के मन में आना चाहिए, और आ भी रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपकी तरफ से। आप कहेंगे कि सर आप बार बार कह रहे हो कि फिग का नंबर कम है, बायोमास कम है, और सारे जंगल के हर्बिवोर सर्वाइवल कैसे? बेटा, बात एक पर्टिकुलर सीजन की हो रही है, एक पर्टिकुलर सीजन की बात है, हमेशा की नहीं। अगर बात हमेशा की होती फिर सर्वाइवल नहीं होता, फिर तो सब के सब। अभी फिलहाल इतने से टाइम के लिए तो खिलाई देगा रे यार, और हर भी ओर से भी कहो लिमिट में। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि जम के खाना है, थोड़े टाइम थोड़ा ठीक ठाक। अगर ऐसा है तो ये बच जाएंगे बेटा, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ऐसा है, हमेशा के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल आया हमारे पास, और वो एग्जाम्पल यहां है, लाइन इन फॉरेस्ट। ये भी अपने इलाके का कीस्टोन है। कैसे? क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसका नंबर कम, बायोमास कम, इन्फ्लुएंस, क्योंकि जब ये रहता है तो सबको खा पी के बैलेंस रखता है। जब हर्बिवोर कम रहेंगे तो प्लांट कम खाएंगे, प्लांट कम खाएंगे तो प्लांट बचे रहेंगे, प्लांट बचेंगे तो उसके इसमें हर्बिवोर भी बचेंगे, कार्निवोर भी बचेंगे, स्ट्रक्चर और बैलेंस बना रहेगा। चलो एक काम करते हैं बेटा, इसको यहां से हटा के देखते हैं।
क्योंकि किसी का क्या इंपॉर्टेंस है तभी पता लगता है जब हमने इसको यहां से हटाया तो हर्बियोर का नंबर बढ़ जाएगा, और जब हर्बियोर बढ़ जाएंगे तो सारे प्लांट खा जाएंगे, प्लांट खत्म तो फिर हर्बियोर मर जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या आप? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हटा दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, भेड़िया है ना वो खा लेगा। भेड़िए को कौन का, फिर उसके नंबर बढ़ जाएंगे, और जब भेड़िए के नंबर बढ़ जाएंगे तो सारे हर्बियोर्स को निपटा देगा, और जब हर्बियोर खत्म तो खुद क्या घास खाएगा, मर जाएगा। अगर ऐसा है तो समझ जाओ रे बेटा, इसका होना जरूरी है। कुछ बच्चे कह दे कि सर ऐसे तो फिर लॉयन के नंबर बढ़ गए, तो हाँ, ऐसे एकदम लॉयन के नंबर नहीं बढ़ते, क्योंकि आपको एवोल्यूशन में सर पढ़ाते हैं और आपको याद भी होगा कि जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम। बच्चों यहां पर मैं इंडिकेट करूंगा कि कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो लॉइन का नंबर बढ़ गया, तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिनकी स्टेबिलिटी, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम। हाँ, मैं आपसे यहां कह रहा था कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बोर्ड पे देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कह रहा हूं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं। ये शब्द एवोल्यूशन और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, इसलिए पहले ही इंडिकेट कर रहा हूं मैं आपको कि मैं आपसे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टर्म यूज कर रहा हूं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखें, इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन तीनों में सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल किसका है, उससे कम किसका है, और सबसे कम किसका है। इस तरह से आपको देखना है। तो बताओ क्या लाइन ऐसे एकदम नंबर बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा। तो लाइन का नंबर सबसे कम, बायोमास सबसे कम, इन्फ्लुएंस सबसे। इसी तरह से यहां पर हमारे पास एक और एग्जांपल आ रहा है, और वो है कंगारू रेट इन डेजर्ट। ये भी तो अपने इलाके का, ये भी तो अपने इलाके का कीस्टोन है। ये कैसे कीस्टोन है, यहां पर सब अच्छी बात समझ लो भाई। पहली बात, इसको मैंने कहां का कीस्टोन बोला है, दिमाग में रखना। दो बातें कहूंगा, ये जहां रहता है वहां पर डीप डीप बरो बना के रहता है, इधर बना दी उधर बना दी उधर बना दी। गर्मी के दिन है, रेत बहुत गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे टाइम पर प्रोटीन के डीनेचर होने का खतरा है। उस एरिया के रेप्टाइल्स इसकी बरों में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। मैंने स्पेशली नाम रेप्टाइल्स का लिया क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। बॉडी टेम्परेचर बाहर के साथ ही बदलता है, बाहर ज्यादा तो अंदर भी प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे। तो इसने अपने इकोसिस्टम की स्पीसीज को बचाया है, स्ट्रक्चर और बैलेंस को बनाया है। दूसरा बेटा, ये जहां रहता है, कहां रहता है, वहां सीड खाता है, सीड। इधर के बिखरे हुए सीड खा गया, उधर के बिखरे हुए सीड खा गया। अगर ऐसा है तो सीड खाएगा, सीड खा रहा है,
समझ जाओ डेजर्ट को डेजर्ट बना के रखता है, उसे फलने फूलने नहीं देता। कुछ बच्चे कह देंगे कि सर इससे अच्छा तो फिर इसको हटा ही दो, डेजर्ट ग्रो कर जाएगा, फल फूल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। जो बालक या बालिका ऐसा सोच रहा है या सोच रही है वो बहुत स्वार्थी है, क्योंकि जिस दिन डेजर्ट डेजर्ट ना रहा, डेजर्ट वाले मर जाएंगे। अरे डेजर्ट वालों के लिए तो डेजर्ट ही होना चाहिए ना। मैंने इसको कहाँ का कीस्टोन कहा? तो अपने इकोसिस्टम की क्वालिटी बना के रखता है, वो इकोसिस्टम जैसा है उसे वैसा मेंटेन करके रखता है। तो ये अपने इलाके का कीस्टोन हुआ या नहीं हुआ? नंबर कम, बायोमास इन्फ्लुएंस ज्यादा, इसलिए ये अपने एरिया का कीस्टोन। समझ पा रहे? तो यहाँ पर याद रखें, तीनों एग्जाम्पल टिप्स पे आ जाने चाहिए आपके। कौन कौन से एग्जाम्पल थे? फिग ट्री कहाँ? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। दूसरा, तीसरा, ठीक बात। तो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कीस्टोन के लिए याद रखने, और कीस्टोन बनने की कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ सकता है और कोई बात नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल और ये कंडीशन। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर कम, बायोमास कम और इन्फ्लुएंस ज्यादा, ये कीस्टोन बनने के लिए एक बड़ी कंडीशन है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पता हो गया, इसको आगे बढ़ जाऊं? नहीं हुआ अभी? तुरंत बेटा तुरंत, जल्दी। हो गया? अगले पेज पर, ये तो हो ही गया होगा पहले। सिर्फ दो एग्जाम्पल लिखने हैं आपको यहाँ। ये इसकी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाती है ना? आ जाती है बेटा? अनअकैडमी प्लस पे आ जाती है? क्या कह रहे हो? फोन नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपको यहाँ यहाँ लिख लिया करो बेटा, कोई जरूरी थोड़ी फोन हो ही सही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो गया? ये हटा दूं? जिन बच्चों के पास फोन नहीं है बोल देना। अच्छा, अब कल से एक और काम शुरू करेंगे क्लास में, जो पीछे पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और सारी क्लास से नहीं बेटा, एक एक से, कहीं से भी एक जने को उठा लिया जाए, रैंडम ऐसा किया जाएगा लास्ट 5 मिनट्स में। जरूरी, क्योंकि सारी क्लास में तो कुछ कोई भी बोल देता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो रैंडमली एक एक जने को उठा के पूछेंगे तभी मजा आएगा। और जो पीछे पढ़ा दिया, कोई आगे का क्वेश्चन नहीं, जो बोर्ड पे लिख दिया है उसी में से पूछेंगे बेटा। वो आज से नहीं, कल से, 2 लेक्चर हो जाने तो, कल से शुरू, मतलब मंडे से, ताकि आपको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने का। चलिए जी आगे बढ़ो। और नेक्स्ट आ रहा है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। ईएलपी नहीं मिली ना अभी?
यहां क्रिटिकल लिंक, शब्द में क्या आ गया? लिंक। ये स्पीसीज जहां कहीं भी है, ये स्पीसीज लिंक या कह दीजिए मीडिएटर का काम करती है। ये मीडिएटर का काम करती है, लिंक स्पीसीज है बेटा। यहां पर हम एक बात ध्यान से सुन ले, ये जिन दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाती है, एक बात पहले ही सुन लो, क्रिटिकल लिंक लिखा है, कनेक्टिंग लिंक नहीं। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। क्रिटिकल लिंक लिखा है, कनेक्टिंग लिंक नहीं। यहां ये दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाती है, और जिन दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाएगी उसमें से एक तो लिविंग होगा, यही सही होगा, यही सही। दूसरा लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जिनके बीच इसने लिंक बनाया है वो असेंशियल लिंक होता है बेटा, क्योंकि इसके हट जाने से ये मर जाएगा, इसके हट जाने से ये मर जाएगा। यहां असेंशियल लिंक है, और जो लिंक बनाएगा वो तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज लिविंग ही होगी। आओ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। और इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है, और वो है माइकोराइजा। जानते हैं क्या आप? माइको बोले तो फंजाई, राइजा बोले तो रूट्स। जब फंजाई हायर प्लांट रूट के साथ आ जाती है, हायर प्लांट रूट के साथ में आ जाती है, तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा एसोसिएशन का नाम है, किसी स्पीसीज का नहीं। जब फंजाई हायर प्लांट रूट के साथ आ जाती है तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। यहां पर ये आप बच्चे देख सकते हैं कि ये रहा हायर प्लांट, उपजा, ठीक बात। यहां इसके साथ ये फंजाई, ये देखो बेटा इस तरह से। और यहां पर आप तो जानते हो ना फंजाई का काम क्या है हायर प्लांट के लिए? सॉइल मिनरल को एब्जॉर्ब करके, सॉइल मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना। तो बताओ बताओ जल्दी से बताओ, सॉइल मिनरल और ट्री के बीच का क्रिटिकल लिंक कौन? फंजाई। सॉइल मिनरल, ट्री, और क्रिटिकल लिंक कौन? फंजाई। वो तो लिविंग ही होगा। अब बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो। ट्री अपने मिनरल खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो असेंशियल मिनरल खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसके लिए फंजाई है। अगर मैं यहां से फंजाई को हटा दूं तो ये ट्री धीरे धीरे मिनरल डेफिशिएंसी में चला जाएगा, और एक दिन जैसे ही मैंने कहा कि मर जाएगा, वैसे ही आप बच्चे कहेंगे कि सर अभी अभी कीस्टोन को हटा रहे थे तब भी कोई मर रहा था, अब इसको हटा रहे हो तब भी कोई मर रहा है। उसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, इसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? गजब, मैं समझ गया बेटा। क्रिटिकल लिंक और कीस्टोन के बीच में डिफरेंस, कीस्टोन को हटा देने से इतने 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 मर जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल लिंक को हटाने से एक मर जा, दो मर जा, या मैक्सिमम तीन मर जा। क्या सारे मर जाएंगे क्या? क्या है दो रे बेटा, कीस्टोन को हटा देने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन क्रिटिकल लिंक को हटाने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक बात।
क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं। जैसे मैंने ये फंजाई हटाई, क्या दुनिया भर की फंगस हटा दी? क्या एक स्पीसीज हटाई है और इसके हट जाने से ट्री मर जाएगा? और ट्री मर गया, एक स्पीसीज गई बेटा, ट्री मर गया है। हो सकता है इस ट्री का बहुत कोई क्लोज पॉलिनेटर है जो इसके बिना रह ही नहीं सकता, तो वो भी मर गया। कितने मर गए? और हो सकता है कि दोनों के गम में एक और चला जाए। तो यहाँ मैक्सिमम 3 मरेंगे, क्या सारे ही मर जाएंगे क्या? तो इसलिए समझ जाओ बेटा, उसको हटा देने से, उसको किसको? कीस्टोन को, उसको हटा देने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इसको हटाने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक बात? नेक्स्ट एग्जांपल, आगे बढ़ जाओ। यहां तक तो हो गया, बात समझ में आ गई सबको? कौन सी स्पीसीज है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक किसको कहते हैं? अच्छा, युगलीना किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट और एनिमल्स। गजब। यहां अब आगे चले बेटा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड, और वो है पॉलिनेटर इंसेक्ट। पॉलिनेटर इंसेक्ट में ये रहा प्लांट, ये रहा इसका फ्लावर, ये रहा दूसरा प्लांट उसी स्पीसीज का, और ये रहा इसका फ्लावर। आ जाओ इंसेक्ट, बैठो, चले जाओ। पॉलिनेशन हो गया, ये भी यहाँ क्रिटिकल लिंक की तरह काम कर रहा है। दो बातें सुन लीजिए ताकि एग्जाम्पल समझ में आ जाए। पहला, हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन करवा ले उनको इंसेक्ट की क्या जरूरत? जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं उन्हीं प्लांट की बात हो रही है। दूसरा, हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज से पॉलिनेशन करवाते हैं। जो हवा से, पानी से पॉलिनेट हो जाएगा, उसको जरूरत पड़ेगी क्या? तो जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज से पॉलिनेशन करवाता है, उसी में वो इंसेक्ट क्रिटिकल लिंक बनेगा बेटा। ठीक बात? नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट ये आया, ये रहे फूड चेन में प्रोड्यूसर, हर्बिवोर, कार्निवोर। क्या मैं ऐसा कह दूं कि हर्बिवोर भी, क्योंकि इनको हटा देने से ये, समझ पा रहे हैं आप? जो ये नहीं कर सकते वो ये करके दे रहे हैं, प्लांट के एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये भी यहाँ पर क्रिटिकल लिंक की तरह बिहेव करेंगे। स्टेटमेंट आ रहा है, कितने बच्चे समझ पाते हैं बताइएगा, और जिसको समझ में नहीं आए वो भी बताइएगा। ऑल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस आर क्रिटिकल लिंक। हाँ, बट ऑल क्रिटिकल लिंक्स आर नॉट सिम्बायोटिक। समझ पा रहे हैं आप? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइक लाइकेन को देख लीजिए, माइकोराइजा को देख लीजिए, आप कहीं और भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखें तो वो अपने आप में क्या है? क्रिटिकल लिंक है। लेकिन क्या सारे क्रिटिकल लिंक सिम्बायोटिक है? नहीं। नोट कीजिएगा, इस बात को लिख लीजिए यहाँ पर, ऑल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस आर क्रिटिकल लिंक्स। ऑल सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर क्रिटिकल लिंक। कोई ऐसा एग्जांपल आपके मन में आ रहा हो जो सिम्बायोटिक है और क्रिटिकल लिंक नहीं है, तो आप बाहर जरूर मेरे को बताइएगा, या अभी बताइए, अभी आ जाए तो मन में। ऑल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस आर क्रिटिकल लिंक, but all critical links are not symbiotic. ठीक बात? तीनों डेफिनेशन हो चुकी है।
एंडेमिक स्पीसीज में 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, कीवी न्यूजीलैंड, मेटासिकोया चाइना वैली। कीस्टोन में भी मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, फिग ट्री, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, लाइन फॉरेस्ट, और साथ के साथ हमने कहा बिल्कुल कैंगारू रेट कहां पर, नेक्स्ट यहां भी हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें माइकोराइजा और पॉलिनेटर इंसेक्ट आपको याद रखना ही, और फूड चेन में हर्बीवोर भी अपने आप में क्रिटिकल लिंक बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, हम इकोलॉजिकल ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। पहला हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिया है, पॉपुलेशन पे भी चर्चा हो चुकी है। थर्ड स्टेप क्या है, कम्युनिटी। आओ उसी पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी। यहां जल्दी से मुझे दोबारा बताओ, क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का होना जरूरी है? अगर प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज है तो भी कम्युनिटी बनेगी। अच्छा, उसको कौन सी कम्युनिटी कहेंगे? प्लांट कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। अगर एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज होगी तो एनिमल कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे, और अगर माइक्रोब की डिफरेंट स्पीसीज है तो माइक्रोबियल कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे, और तीनों एक साथ है तो बहुत बढ़िया। ये रही यहां पर बायोटिक कम्युनिटी। अब आज बेटा हम कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया है, पॉपुलेशन को पढ़ लिया है। पॉपुलेशन किसको कहते हैं आप समझ चुके हैं। मैंने कह दिया डेमोग्राफी में मैं पॉपुलेशन के कैरेक्टर भी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर है बेटा, ये भी हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन आज क्योंकि कम्युनिटी का नाम आया है तो इसके कैरेक्टर भी पढ़ लेना चाहिए। कम्युनिटी, कम्युनिटी जब बात हो रही है कम्युनिटी की, इसके कैरेक्टर की चर्चा जब हम करेंगे तो बेटा याद रखो, कैरेक्टर में वही कैरेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा जिन्हें हम कम्युनिटी में अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा अपने स्टेटमेंट को, बायोटिक कम्युनिटी के कैरेक्टर में हम वही कैरेक्टर पढ़ेंगे जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर, कम्युनिटी डिफरेंट स्पीसीज से बनती है। कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। ये बात पहुंची कि नहीं भाई? कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी को क्या मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं? अलग अलग स्पीसीज। मैं फिर रिपीट करूंगा, फिर सुन लेना, कम्युनिटी में मैं वही कैरेक्टर आपको पढ़ाऊंगा जिन कैरेक्टर्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। बेटा कम्युनिटी डिफरेंट स्पीसीज से बनती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ए बी सी प्लांट स्पीसीज है, हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड एनिमल है, हमारे पास 1 2 3 माइक्रोब है। तो जब ये बायोटिक कम्युनिटी बनी तो क्या यहाँ ए बी सी आए हैं, यहाँ एक्स वाई जेड आए हैं, 1 2 3 आए हैं? तो डिफरेंट स्पीसीज जब आएगी तो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक या इसके कैरेक्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो क्या पहला कैरेक्टर स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कितने बच्चों को देखे समझ में आता है? ध्यान से, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन का नहीं। क्योंकि पॉपुलेशन तो होती है एक स्पीसीज है, और डाइवर्सिटी वहां होती है जहाँ डिफरेंट स्पीसीज। तो डिफरेंट स्पीसीज का होना पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में? कम्युनिटी में। लेकिन हमारी अर्थ पे आज बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो गजब ही डाइवर्स है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां बहुत कम डाइवर्सिटी है डेजर्ट, तो कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत कम डाइवर्सिटी। क्यों? इसका मतलब कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर, जब बातें हो ही रही है तो फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करूं तो उसके अंदर पहला फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है यहाँ टाइप ऑफ एरिया। अरे हमारी बायोटिक कम्युनिटी किस लैटिट्यूड पर या किस एल्टीट्यूड पर है
उसकी बेसिस पर उसकी डाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। क्या सब बच्चे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में डिफरेंस जानते हैं? जल्दी बताओ, लैटिट्यूड किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। देखो देखो, ये रही अर्थ, ये मैंने यहां बीच में बनाया, ये क्या है? 0 डिग्री कहते हैं ना इक्वेटर। अच्छा, ये इक्वेटर कहाँ होगा, इसका डिसीजन कैसे करेंगे? जहां डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। ये ऐसे सेंटर मत ढूंढना बेटा, जहां डायरेक्ट सनलाइट गिरती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। इधर की तरफ कौन सा पोल? नॉर्थ। इधर कौन सा है? साउथ। अब यहां से हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, ऐसे जाते हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप इक्वेटर से दूरी बढ़ा रहे हो। क्या मैंने सरफेस छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी है, सरफेस नहीं छोड़ा है। जब आप सरफेस 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 पे दूर जा रहे हो तो उसे क्या कहोगे? लैटिट्यूड बढ़ा रहे हो। अब ध्यान से इधर बोर्ड पे देखते, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, यहाँ पर बोर्ड पे जब मैं ऐसे ऐसे दूर जा रहा था तो लैटिट्यूड बढ़ रहा है कि एल्टीट्यूड? अब मैंने सरफेस छोड़ के हाइट पे जाना शुरू कर दिया, ये एल्टीट्यूड। बात क्लियर हो गई अच्छे से? तो यहां अगर कोई आपसे दोबारा पूछता है कि लैटिट्यूड क्या है, तो आपका सीधा आंसर होगा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ये बायोडाइवर्सिटी में दिया है एनसीईआरटी ने। एल्टीट्यूड क्या होगा? तो आपका सीधा आंसर होगा हाइट अबव सी लेवल। ठीक। यहां एक बात सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ चाहे एल्टीट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर का टेम्परेचर का टेम्परेचर क्यों कम होता है ये तो बायोम में आपको बताया जाएगा, लेकिन आज कह दिया ना, बस कह दिया, चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ टेम्परेचर कम। चलो, ये बातें हो ही रही है तो मुझे जल्दी से यहां पर बताना बेटा, तुरंत मुझे बताना, जब मैं यहां हूं तो टेम्परेचर कम या ज्यादा? पक्की बात है, ज्यादा का मतलब 100 डिग्री। ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम 25 से 40-45 डिग्री का टेम्परेचर। थोड़ा इधर आया तो टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? पक्की बात है। इधर, इधर, इस बेसिस पर नॉर्थ और साउथ में हमने हमारी अर्थ को चार चार एरिया में डिवाइड किया है। किस बेसिस पर? टेम्परेचर में आने वाली कमी की बेसिस पर। जैसे जब आप यहां इक्वेटर के क्लोज होते हो तो उस एरिया का नाम ट्रॉपिकल। जब थोड़ा दूर गए तो सब ट्रॉपिकल। फिर उससे दूर गए तो टेम्परेट। अरे ये थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन थोड़ा जोर से देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या आ रहा है? आर्कटिक। और ऐसे ही साउथ में होगा, लेकिन एक्सट्रीम साउथ को क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक। अच्छा, मुझे सब बच्चे नाम बताते चलेंगे। जब मैं इक्वेटर के क्लोज हूं तो कौन सा एरिया है? थोड़ा दूर आओ, और दूर आओ, और दूर आओ। आर्कटिक जब साउथ में। एक्सट्रीम नॉर्थ क्या कहोगे? एक्सट्रीम साउथ, क्योंकि एंटी आर्कटिक, एंटी आर्कटिक, एंटार्क्टिक। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल का टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल का टेम्परेचर, ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में सब ट्रॉपिकल का टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में टेम्परेट, उसके कंपैरिजन में आर्कटिक। टेम्परेचर वो फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, एंजाइम दो ही चीजों को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, टेम्परेचर और पीएच। वो फैक्टर है टेम्परेचर जो एंजाइम एक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करेगा तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करेगा, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करेगा तो डाइवर्सिटी को करेगा। जल्दी बताओ, जब मैं इक्वेटर के क्लोज होता हूं तो टेम्परेचर ज्यादा या कम? ज्यादा का मतलब ऑप्टिमम। यहाँ की डाइवर्सिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा? क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी सबसे अच्छी होगी।
जैसे ही मैं यहां से निकलकर टेम्परेट में पहुंचा, टेम्परेचर वही है कि कम है? कम टेम्परेचर पे वही रहेगा जो कम टेम्परेचर पर अपने एंजाइम को एक्टिव रखेगा। हर किसी के बस की बात। टेम्परेचर अगर कम हो गया तो डाइवर्सिटी भी कम। ये पॉइंट क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो क्या मैं सीधा सीधा आज ऐसे कह दूं, चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर तो डाइवर्सिटी भी, डाइवर्सिटी भी कम। अब मुझे तुरंत आंसर मिल जाना चाहिए हर एक बच्चे का, तुरंत आंसर, क्योंकि ये आपको बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में लिखा गया है। ऐसा ही कुछ बात है। तुरंत आंसर। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो डाइवर्सिटी, जब पोल से इक्वेटर पे आ रहे हैं तो डाइवर्सिटी, जब हाइट पे जा रहे हैं डाइवर्सिटी, नीचे आ रहे हैं डाइवर्सिटी। मेरी बायोटिक कम्युनिटी इक्वेटर के क्लोज है, उसकी डाइवर्सिटी बहुत हायर एल्टीट्यूड पे है डाइवर्सिटी। तो क्या मैं पता लगा सकता हूं कि किस लैटिट्यूड किस एल्टीट्यूड पे डाइवर्सिटी कैसी होगी? समझ पा रहे हैं? तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की बेसिस पर डाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। पहला फैक्टर यही है। दूसरा यहां पर आ रहा है, अगले पत्ते पे चल रहे हैं हम। दूसरा फैक्टर आ रहा है और वो है यहां पर क्लाइमेट। बिल्कुल ठीक बात। और उसके अंदर हम टेम्परेचर को देखेंगे, रेनफॉल को देखेंगे और लाइट को देखेंगे। टेम्परेचर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, जिससे फर्क पड़ता है डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। आप कहें सर डाइवर्सिटी समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है और प्लांट का ही नाम क्यों लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, आओ समझ लो, इधर बोर्ड पे देखो। इक्वेटर के क्लोज कौन सा एरिया बताया? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में मिलने वाले फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर के क्लोज कौन सा एरिया? ट्रॉपिकल में मिलने वाले फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले ट्री का नाम बताओ। होपिया डिप्टेरोकार्पस। कल लिखा था मैंने, लिखा था। कौन से नाम बोलो दोबारा? होपिया। जब मैं यहां से निकलकर सब ट्रॉपिकल में आया तो टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? प्लांट का टाइप वही है कि बदल गया? अब सालो टीक आ गया। नाम बोलो। ये टिप्स पे आ जाना चाहिए हर एक बच्चे के अभी अभी। यहाँ नाम क्या बोले थे? यहाँ क्या बोल रहे हो? थोड़ा और ऊपर चले क्या? अब टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? प्लांट का टाइप वही है कि बदल गया? ओक आ गया। ओक, क्योरकस सुबेर बॉटनिकल नेम है, ओक। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो पाइनस आ गया, और ऊपर जाएंगे तो अब ट्री नहीं है, अब तो लाइकेन मॉस ही है, ट्रीलेस एरिया आ जाएगा आर्कटिक वाला। ठीक बात है। नाम दो सब बच्चे एक साथ आराम से मुझे नाम बताइएगा। यहाँ क्या नाम था? यहाँ नाम बताओ, यहाँ नाम बताओ, यहाँ नाम बताओ, यहाँ नाम बताओ। लाइकेन मॉस, क्योंकि अब ट्री। तो क्या टेम्परेचर की बेसिस पे ये पता लग रहा है कि होपिया डिप्टेरोकार्पस कहां से कहां तक, सालोटिक कहां से, ओक कहां से कहां तक ही तो क्या है? टेम्परेचर डाइवर्सिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन को भी इफेक्ट करता है। फिर आप कहें कि सिर्फ प्लांट ही क्यों? लिखेंगे हम तो प्लांट, क्योंकि कह दिया ना आपसे, पहले तो डिसाइड प्लांट ही होता है, फिर जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। तो बेटा पहले तो डिसाइड प्लांट ही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है यहां रेनफॉल। क्योंकि टेम्परेचर 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 बहुत कुछ है डाइवर्सिटी के लिए, सब कुछ नहीं।
अगर टेम्परेचर ही सब कुछ होता तो डेजर्ट की डाइवर्सिटी भी गजब की होती। रेनफॉल का भी इंपॉर्टेंस है, और रेनफॉल जरूरी है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो क्वेश्चन आ रहा है भाई, दो ऑप्शन बोले जाएंगे, किसी एक को चुनना है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर है टेम्परेचर, रेनफॉल। क्या आंसर करेंगे? टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं है, ये बात। अगर टेम्परेचर रेनफॉल दोनों है तो पहली प्रायोरिटी। जब टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं है, टेम्परेचर रेनफॉल बोथ, बोथ। अरे समझ रहे बेटा, क्या टेम्परेचर और रेनफॉल का टाइप बदलने से, देखना लिंक करना चीजों को, क्या टेम्परेचर और रेनफॉल बदलने से प्लांट का टाइप बदलता है? क्या प्लांट का टाइप बदलने से बायोटिक बदलता है? क्या बायोटिक बदलने से इकोसिस्टम बदलता है? और इकोसिस्टम बड़े एरिया में बदलता है तो बायोम बदलता है। लिंक हो रहा है क्या? तो क्वेश्चन आ रहा है, बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर और रेनफॉल। बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो एबायोटिक फैक्टर। एनसीईआरटी में पता, दो दो जीरो पे ग्राफ देखना, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में ही प्लॉट है, बायोम का ग्राफ है। इन दोनों में ही क्यों प्लॉट किया है, समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि यही दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बायोम का टाइप डिसाइड करते हैं बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हीं दो के बीच में ही ग्राफ प्लॉट किया है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बीच में। ठीक। लाइट, वैसे तो लाइट और टेम्परेचर कोरिलेटेड है, लाइट के ज्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हर बार टेम्परेचर लाइट से ही बढ़े जरूरी। कुछ एरिया ऐसे भी अर्थ पे जहां लाइट नहीं है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, डीप ओशन एरिया भाई, हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पर लाइट नहीं है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है। तो फिर लाइट को कब आंसर करें? जब बात होगी फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्टिविटी की। क्वेश्चन आ रहा है, आने दो बेटा। प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर है टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट। लाइट, प्रोडक्टिविटी लिख दिया है, जब डाइवर्सिटी लिखेगा तो टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन लिखेगा तो टेम्परेचर। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। हर जगह टेम्परेचर ही आंसर नहीं जाएगा, कब जाएगा वो मैंने समझा दिया है आपको। तो प्रोडक्टिविटी में पहली प्रायोरिटी, सही है, यही है बेटा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल का टाइप बदलने से भी डाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। और आज तो बस इतना कह दीजिए कि सॉइल रिलेटेड फैक्टर, चुपचाप पढ़ते रहो। सॉइल रिलेटेड फैक्टर एडेफिक फैक्टर कहलाते हैं। एडेफिक टर्म एडिपोज से बनी है। एडिपोज का मतलब अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ये रही हमारी अर्थ, ये रही, इसमें यहाँ ये सेंटर है और मैं सबसे ऊपर वाली लेयर बना रहा हूँ। सबसे ऊपर वाली लेयर तो सॉइल ही है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्या है? सॉइल। और उससे रिलेटेड फैक्टर कौन से फैक्टर? एडेफिक, जैसे पार्टिकल साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर मूवमेंट, एरेशन, समझ रहे हैं आप? तो ये सब एडेफिक, क्या इनसे प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है? तो डाइवर्सिटी भी पड़ता है। और आखिरी है साइज ऑफ एरिया। जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती 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 जाती है, वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी बढ़ती 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 जाती है। क्या हमेशा? हाँ, अप टू अ लिमिट। इस लिमिट का क्या मतलब है रे बेटा, ये समझा दो और चले जाओ। बहुत बढ़िया।
मतलब कहना बहुत कुछ है, बस शब्द नहीं मिल पा रहे। हाँ, आओ इधर। ये इकोसिस्टम, 4 रस्सियां ले लेना, एक एक। देखो आप क्या सोच रखा है इसने यार। एक एक मीटर की 4 रस्सी लेकर एक ब्लॉक बना दिया, उसमें आपने स्पीसीज काउंट की, पता लगा 5 है। एरिया साइज बढ़ाओ, रस्सियों की साइज बढ़ाई, 5 तो पुरानी थी, 5 नई और मिली। एरिया साइज बढ़ाओ रे बेटा, फिर हमें 10 तो पुरानी थी, 5 और मिली। जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ता 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 जा रहा है, डाइवर्सिटी। फिर हमने एरिया साइज बढ़ाए, फिर हमने देखा कि वही एज इट इज आ गई, कोई नई है ही नहीं। अगर ऐसा है, फिर साइज बढ़ाए, तो फिर हमने देखा कि वही 15 आ गई। तो इसका मतलब एक लिमिट के बाद वही स्पीसीज रिपीट हो रही है जो पहले वाले एरिया में थी। जब एरिया साइज बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन एक बाद में क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वही वही स्पीसीज रिपीट होने लग जाती है जो पहले वाले एरिया में थी। नई स्पीसीज एक लिमिट तक ही बढ़ती है बेटा, ये ध्यान रखिए। ठीक बात? ये चारों फैक्टर याद रहेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा ही सही, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अगले एपिसोड में आते ही एक छोटा सा क्वेश्चन करके आगे के फैक्टर्स और कुछ नया पढ़ेंगे। जाओ, इसको लॉग आउट कर देना बेटा। कर दूं? कर दूं एंड क्लास?